हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से देख रहे थे और इसका 5 चैप्टर तक करवा दिया गया है। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, 2 पार्ट, आप लोग जाके देख लीजिए। आज हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब हो चुका था। श्रमिक वर्ग, औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बई। तो कहाँ पढ़ना था? हम लोगों को पढ़ना था सिंगापुर शहर का विकास। सिंगापुर शहर का विकास कैसे हुआ देख रहे थे। एशियाई देशों में सभी शहर अनियोजित और बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। मतलब एशिया में वैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे लंदन में भी शुरुआत में और बम्बई में भी अनियोजित ढंग से किसी भी तरह से विकसित हो गया था। लेकिन एशिया के सभी देश ऐसा नहीं, मतलब सभी देशों में ऐसा नहीं हुआ था। कई शहर योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई। ली कुआन येव का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व भर में नगर विकास के आदर्श को प्रस्तुत करता है। यानी कि सिंगापुर जो है वह बहुत ही नियोजित तरीके से इसको बनाया गया है, इस शहर को, जो विश्व भर में नगर विकास के आदर्श को प्रस्तुत करता है। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। तो यानी कि 1965 तक सिंगापुर बंदरगाह था और बाकी जैसे शहर होते हैं वैसे ही था। इस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया था। सिंगापुर पर उस समय श्वेतों का ही शासन था। मतलब उस टाइम जब इसको बसाया गया था तो श्वेत लोगों को, यानी कि गोरे लोगों को हिसाब से ही बसाया गया था और उन्हीं का शासन भी था उस समय। शहर की ज़्यादातर आबादी भीड़ भरी गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे। शुरुआत में तो यहाँ पर भी शहर का ज़्यादातर आबादी जो था भीड़ और गंदे मकानों में ही रहते थे। ली कुआन येव के नेतृत्व में जब सिंगापुर को आज़ादी मिली तब एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये ली कुआन येव जो है, उनका नाम याद रखिएगा। उन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी। विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। द्वीप राष्ट्र मतलब कि एक सिंगापुर जो है एक द्वीप जैसा है, मतलब द्वीप पे है, इसीलिए उसको द्वीप राष्ट्र कहते हैं। इसको महाद्वीप नहीं बोलते हैं, छोटा सा द्वीप है इसलिए। सरकार के द्वारा लगभग 86% जनता को अच्छे मकान दिए गए, जिससे सरकार को इनका समर्थन प्राप्त हुआ। ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार की सेवाओं का इंतजाम किया गया। तो यानी कि अच्छा मकान बनाया गया, निकासी मतलब हवा का निकासी हो सके ऐसा मकान बनाया गया, सभी तरह के इंतजाम सेवाएं प्रदान की गई। इन इमारतों ने शहर के सामाजिक जीवन को भी बदल दिया। बाहरी गलियारों के आर्थिक अपराध कम हुए। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए इन इमारतों में खाली मंजिलें छोड़ दी गई। मतलब कि अगर कोई सामुदायिक कार्यक्रम के लिए कुछ जगह छोड़ दिया गया था ताकि वहाँ पर सामुदायिक कार्यक्रम हो सके। बाहरी गलियारों में अपराध जितने भी हो रहे थे वह कम हुए, क्योंकि लोगों को जब हर तरह का सुख सुविधा मिल जाता है तो वो अपराध क्यों करेंगे, नहीं करते। शहर में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। मतलब कि अनावश्यक, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठा कर दे, तो उसके लिए नियंत्रण रखा गया। भारतीय, चीनी और मलय इन तीनों समुदाय के बीच नस्ली सामाजिक टकराव को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर लगातार सचेत रहने के उपाय किए गए। यानी कि जो एक नस्ल दूसरे नस्ल से लड़ाई हो जाता है दोनों में, उस तरह की चीज़ों को भी, मतलब उसके लिए भी उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारा काम किया गया। अखबार, पत्रिका और अन्य प्रकार के संचार साधनों पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। यानी कि इन सब चीज़ों से दंगे ना मतलब भड़काया जाए, इस तरह का बहुत भड़कीला कोई चीज़ छापा ना जाए इन चीज़ों पे, यह सब चीज़ कंट्रोल किया गया। हालांकि सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं और संपन्नता मिली, लेकिन यह मान्यता भी है कि शहर में जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की कमी है।
जिस प्रकार से बेरोन हॉसमान ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया, वह शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किसने किया? बेरोन हॉसमान ने। वह शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहर भर में सीधी चौड़ी सड़कें और बुलेवर्ड्स यानी छायादार सड़कें, मतलब कि उस तरफ पेड़ पौधा लगा देना, छायादार सड़कें बनाई गई, खुले मैदान बनाए गए और पेड़ पौधे बगीचे लगाए गए। पूरे शहर में पुलिस को तैनात किया गया। 1860 तक पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक निर्माण कार्य में लगाए गए। मतलब अगर 5 लोग हैं तो प्रत्येक उसमें से एक आदमी निर्माण कार्य में लगेगा। मतलब हर एक 5 कामकाजी लोगों के बीच में से एक जो होगा वह निर्माण कार्य में लगा होगा। पर इस पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले 3,50,000 लोगों को उजाड़ दिया गया। मतलब इन चीज़ों को करने के चक्कर में, इतना बढ़िया से निर्माण करने के चक्कर में 3,50,000 लोगों को उजाड़ दिया गया। मतलब उन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को दिक्कत तो होगा ही। पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उनके शहर को दानवी रूप से बदल दिया गया था, पर जल्द ही यह भवन गर्भ में बदल गई जब पेरिस एक ऐसी राजधानी के रूप में जाने गए तो सिर्फ वास्तुशिल्प के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक प्रगति के केंद्र के रूप में एक प्रभावी स्थान बन सका। तो बहुत ही मतलब कहें तो ड्रास्टिक चेंज आया 1860 के बाद, मतलब कि पेरिस में। लेकिन इसमें कौन यह काम किया यह जानना जरूरी है। बेरोन हॉसमैन ने, इसका नाम याद रखिएगा कि पेरिस का पुनर्निर्माण का काम किसने किया? बेरोन हॉसमैन ने। जबकि सिंगापुर का किसने किया था? ली कुआन, क्या नाम था यहाँ पर? ली कुआन येव ने। अब देखिए यहाँ पर जो एक मैप टाइप का दिया हुआ है, बेरोन हॉसमैन द्वारा 1840 से 1860 के बीच बनवाई गई पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना। ये सड़क का योजना था जो बेरोन हॉसमैन ने बनाया था। तो सिंगापुर का शहर किसके नेतृत्व में हुआ? ली कुआन येव के नेतृत्व में, जबकि बेरोन हॉसमैन के नेतृत्व में पेरिस का पुनर्निर्माण किया गया, पेरिस शहर का। अब आते हैं पाटलिपुत्र, अपना पटना देख लेते हैं। हमारे राज्य में पटना नगर का विकास शहरीकरण की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों से की जाती है। तो यह इसमें कुछ खास नहीं बताया गया, कुछ याद रखने जैसा नहीं है इस लाइन में। बस बताया गया कि पाटलिपुत्र भी विख्यात महानगर है, ठीक है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यह बात याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? एक सैनिक शिविर के रूप में किया गया था 6ठी शताब्दी में। मगध के शासक अजातशत्रु का नाम आप लोग सुने होंगे, यह प्राचीन इतिहास में। इसकी स्थापना कब की गई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बन गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ? यह मगध साम्राज्य का ही राजधानी बन गया। मौर्य शासनकाल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी, ठीक है। तो यह क्या बोल रहा है? मौर्य शासनकाल के कंधार से लेकर कर्नाटक, मतलब कंधार से लेकर कर्नाटक तक विस्तृत था मौर्य शासनकाल, और उसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र नगर में स्थित था। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार से प्राप्त हुए। तो मौर्यकालीन राजप्रसाद मतलब उनका जो महल वहल है वो सब कहाँ से प्राप्त हुआ? कुम्हरार से प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, कुम्हरार से उसके अवशेष प्राप्त हुए। दक्षिण पटना में स्थित है क्या चीज़? कुम्हरार जगह स्थित है, वहीं से यह अवशेष प्राप्त हुए राजप्रसाद का, यानी उनके महल का। इस नगर की आबादी उस समय लगभग 4 लाख थी।
उस समय कितनी आबादी थी? 4 लाख थी। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। अब यह सब कहाँ लिखा हुआ है कि 4 लाख आबादी था ये वो, इसकी विस्तृत चर्चा कहाँ मिलती है? मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। ठीक है, तो मेगास्थनीज का जो किताब है इंडिका, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उस समय वो आया था मेगास्थनीज, इसीलिए यह वस्तुतः चंद्रगुप्त के दरबार में दूत के रूप में आया था। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन मेगास्थनीज दरबार में रहता था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। गुप्त काल में भी इस नगर का गौरव बना रहा। इसके विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा की गई है। तो चीनी यात्री भी आया था, फाहियान। ठीक है, तो उसके द्वारा भी इसका सौंदर्य और वैभव की चर्चा की गई है इस महल की। प्राचीन काल में यह नगर शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, परंतु यह नगर पूर्व मध्यकाल में पतनशील अवस्था में आ गया। तो पूर्व मध्यकाल यानी कि समझ लीजिए कि जिस समय गोरी उरी आया था, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में, वह दिल्ली सल्तनत के समय में मतलब कि यह पूर्व मध्यकाल उसको कहेंगे, या उससे भी पहले बोल सकते हैं पूर्व मध्यकाल, मतलब गोरी आने से पहले। ठीक है, तो उसका पतनशील अवस्था में आ गया था। मध्य युग में इस नगर का गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पुनर्स्थापित किया। तो शेरशाह सूरी का नाम हम लोग जानते हैं, यह था मुगल वंश का शासक, मतलब मुगल वंश का तो नहीं बोलेंगे, इसको सूर वंश का शासक बोलेंगे, लेकिन मुगल वंश के बीच में आया था। तो उस समय यह फिर से सुप्रसिद्ध किया गया। उसने 1541 ईस्वी में लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया, क्योंकि इस स्थान के सैनिक महत्व का उसे आभास था। तो उसने क्या बनवाया था? 1540 से 1545 तक रहा था। तो 1541 में वो क्या बनवाया? गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया था, क्योंकि उसको यहाँ का सैनिक महत्व का आभास हो गया था। अब्दुल्लाह की रचना तारीख़ दाऊदी में इस संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब्दुल्लाह की रचना तारीख़ दाऊदी, तो याद रखिएगा तारीख़ दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्लाह की रचना। उसमें क्या किसकी जानकारी मिलती है? यही जो गंगा और गंडक के संगम के पास दुर्ग बनवाया गया था उसके बारे में। अकबर के शासन काल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिज ने इस नगर का भ्रमण किया और बताया कि यहाँ से कपास, सूती वस्त्र, चीनी और अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों के साथ होता है। तो रॉल्फ फिज जो था वह इस नगर का भ्रमण करने के लिए आया था 1856 में, और वह बताया कि कपास, सूती वस्त्र, चीनी, अफीम का बहुत बड़ा व्यापार यहाँ से बंगाल की तरफ, मतलब कि बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों के साथ होता है। यानी पटना से इन सब क्षेत्रों में, बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में इन सब सूती वस्त्र, कपास, चीनी, अफीम, इन सब चीज़ों का व्यापार होता है। और किसने बताया था? रॉल्फ फिज ने। यह अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिज। इसके अंतर्गत सोरा और नील का भी निर्यात अधिक मात्रा में पटना से होता था। पटना से किस किस चीज़ का? सोरा और नील का भी निर्यात होता है। यूरोपीय व्यापारियों के साथ पंजाब के खत्री और पश्चिमी भारत के जैन व्यापारी और ईरानी, मध्य एशिया एवं आर्मीनियाई व्यापारी भी इस नगर में सक्रिय थे। तो यूरोपीय व्यापारी तो सक्रिय थे ही, साथ के साथ पंजाब के खत्री, पश्चिमी भारत के जैन व्यापारी और ईरानी, मध्य एशिया, आर्मीनियाई व्यापारी, ये सब लोग यहाँ पर सक्रिय रूप से काम करते थे। यूरोपियों के अलावा 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में इस नगर की आबादी 3 लाख से अधिक बताई जाती है, जबकि समकालीन यूरोप में 1 लाख की आबादी वाले नगर भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। मतलब उस समय जहाँ यूरोप में 1 लाख की अगर आबादी किसी शहर में है तो उसको महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। उस समय इस नगर में, मतलब पटना नगर में 3 लाख आबादी बताई जाती है। मुगल काल में अनेक सुंदर और भव्य इमारतों का यहाँ निर्माण भी हुआ, जिनमें अधिकतर अब नगर के मध्य एवं पूर्वी भागों में देखी जा सकती है। मतलब अब जो यह सब नगर है जो मध्यकाल में हुआ था, मुगल काल के टाइम में, उस नगर को कहाँ देखा जा सकता है? मध्य और पूर्वी भागों में देखा जा सकता है।
इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जिस कारण यह नगर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। पटना में ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए इससे धार्मिक स्थल के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुसान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और अजीमाबाद नाम दिया। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार कौन था? अजीमुसान ने इस नगर का निर्माण कराया और थोड़ा कट गया होगा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुसान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और इसका नाम अजीमाबाद दिया। उस समय इस नगर के पुनर्निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। मतलब 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ था अजीमाबाद बनाने में। याद रखेगा, अजीमाबाद किसने बनवाया? अजीमुसान ने, और यह मुगल काल का था, 18वीं सदी के प्रारंभ में बना था, और यह पटना का ही बात हो रहा है। उस समय इस नगर का पुनर्निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। तब यह नगर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में अग्रणी था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ आधुनिक पटना नगर के विकास का क्रम आरंभ हुआ। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही आधुनिक पटना नगर के विकास का क्रम प्रारंभ हुआ 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। अजीमाबाद क्षेत्र से कुछ पश्चिम में अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले से ही स्थित था। यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया, जो आज गोल घर के नाम से विख्यात है। आप लोग गोल घर जानते हैं, 1786 के टाइम में गोल घर बनाया गया था, क्योंकि यह अनाज भंडारण के लिए था कि इसमें अनाज भंडार किया जाएगा। यहाँ से मतलब अजीमाबाद से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडार बनाया गया है। इन्हीं दोनों के बीच के क्षेत्र में पटना के आधुनिक नगर का विकास हुआ। यानी यह जो अजीमाबाद है और गोलघर जो है, हाँ, अजीमाबाद और गोलघर के बीच का जो क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? आधुनिक पटना का नगर का विकास हुआ। पटना नगर के प्रशासन की व्यवस्था भी क्रमिक ढंग से विकसित हुई और 1769 ईस्वी में बिहार क्षेत्र के शासन की देखरेख के लिए अंग्रेज निरीक्षक को नियुक्त किया गया, जबकि 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के प्रशासन के लिए कोई व्यवस्था लागू नहीं हुई। इसमें पटना के नगर की केंद्रीय स्थिति बनी रही। तो 1869 में यहाँ पर बिहार के शासन देखरेख के लिए अंग्रेज को यहीं पर नियुक्त किया गया था। एक अंग्रेज निरीक्षक को पटना में ही नियुक्त किया गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं हुआ। बिहार के प्रशासन के लिए बिहार के प्रशासन के लिए कई व्यवस्था लागू हुई जब रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो यानी कि पटना नगर जो है एक केंद्रीय स्थिति बनी रही बिहार के मायने, इसीलिए आज वह राजधानी भी है। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप दिया गया। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और पटना इसकी राजधानी बनी। तो आपको पता है कि दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। हार्डिंग आपको याद होगा, हार्डिंग वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, और उसमें जॉर्ज पंचम और मेरी आए हुए थे। दिल्ली दरबार लगा था और उसमें यह घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया जाएगा और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस समय पटना इसकी राजधानी बनी। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पटना के पश्चिमी भाग का विकास आरंभ हुआ और नए प्रशासनिक क्षेत्र विकसित हुआ, जिसमें राजभवन, सचिवालय, विधानमंडल आदि का निर्माण हुआ। तो जब यह अलग हो गया तो 19वीं 20वीं शताब्दी में पश्चिमी भाग का विकास हुआ और नए प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि राजभवन, सचिवालय, विधानमंडल, इस तरह का चीज़ का निर्माण हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद पटना के दक्षिण की दिशा में भी आबादी का विस्तार तेजी से हुआ। वर्तमान पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, आबादी कितनी है? 12 लाख है और 250 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत में सबसे बड़ा नगर है। कोलकाता के बाद पूर्वी भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। और आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण से यह भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कोलकाता के बाद पटना है। और जनसंख्या मतलब कि आबादी के घनत्व या जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से 14वां सबसे सर्वाधिक आबादी वाला, भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। वर्तमान में यह शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी इसकी स्थिति प्रशंसनीय है। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही। ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर कृषि व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए एक नई व्यवस्था लागू हुई जिसने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास पर बल दिया। तो ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर कृषि व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए नई आर्थिक व्यवस्था को लागू हुई जिनसे व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के विकास पर बल दिया गया। शहरों के इस विकास क्रम ने लोगों की नई चेतना प्रदान की और सुविधाएं दी, तो दूसरी ओर नई समस्याओं को भी जन्म दिया जिसके निदान की आवश्यकता आज है। तो शहरीकरण जिस तरह से सुविधा दिया उतना ही और समस्या भी दिया और उससे निजात पाने की आज आवश्यकता है। इस नई सामाजिक संरचना के अंतर्गत शहरों के द्वारा जहां एक और व्यवसायी माध्यम एवं श्रमिक वर्ग आए तो उनके साथ वर्ग भेद की भावना भी आई। तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक नई सामाजिक संरचना के अंतर्गत शहरों के द्वारा जहां एक और व्यवसायी मध्यम एवं श्रमिक वर्ग आए, मतलब कि सब तरह का वर्ग आया तो वर्ग विभेद की भी मतलब साही वर्ग भेद का भी भावना उत्पन्न हुआ। सामाजिक विचारधारा के विपरीत एवं लोकतांत्रिक पद्धति को भी प्रभावित करती है। शहरों की निरंतर प्रगति एवं इनके विस्तार से हमारी जीवन शैली सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। तो जितना शहरों का विकास हो रहा है, जितना शहरों का विस्तार हो रहा है, निरंतर प्रगति हो रहा है, इससे हमारा मतलब सकारात्मक रूप से हमारी जीवन शैली जो है प्रभावित हो रही है। शिक्षा, रोजगार और बेहतर साधन उपलब्ध हुए। तो गांव में आजकल देख रहे हैं, गांव से लोग सब शहर में जा रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार के लिए। तो दूसरी ओर स्पर्धा एवं अवसरवाद जैसे नकारात्मक प्रवृत्ति भी बदलती हुई है। तो वहाँ पर सुविधा होने के शिक्षा, रोजगार ये सब तो बेहतर साधन तो उपलब्ध हैं, साथ में कंपटीशन भी है। अवसरवाद जैसा चीज़ भी नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में लोगों को प्रभावित कर रहा है। एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ उन आदर्शों के संश्लेषण के साथ ही संभव है जिन्हें हम शहरी व्यस्तता के अंतर्गत छोड़ते जा रहे हैं। एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ उन आदर्शों के संश्लेषण के साथ ही संभव है जिन्हें हम शहरी व्यस्तता के अंतर्गत छोड़ते जा रहे हैं। तो कहने का कोशिश यह कर रहा है कि यहाँ पर कि शहरी व्यस्तता जितना है उसमें ज़रूरी है कि हम आधुनिकता के साथ साथ जो मतलब थोड़ा संतुलन लाने की कोशिश करें। इतने आधुनिक भी ना बनते जाएं कि बहुत कुछ पीछे छूटता जाए। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो सब पीछे ना छूटता जाए। तो यह चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, हम लोग देख लिए पूरा चैप्टर। थैंक यू।